एक बड़ी पुरानी कहावत है कि तू शेर तो मैं सवा शेर। नेपाल में चुने गए कम्युनिस्ट पीएम प्रचंड अचानक से भारत क्यों आ रहे हैं और तैयारियां हो गई है तेज, जो चीन को सबसे बड़ा झटका है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इस ड्रोन में लगे इस हथियार की चर्चा क्यों हो रही है। खास तौर पर तुर्की के लिए ये बड़ा सिरदर्द बन गया है। चीन और पाकिस्तान की तो छोड़िए, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2009 में ना पीएम मनमोहन सिंह जो उस वक्त थे, उन्होंने एक बड़ी गलती की थी और उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा था। अगर 2009 में पीएम मनमोहन ने गलती नहीं की होती तो नेपाल में इतना ज्यादा चीन की एंट्री नहीं हुई होती। वैसे तो पीएम मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री भी बहुत गजब के थे और दूरदर्शी भी थे, लेकिन बात ये थी कि उस वक्त नाम के ही वो पीएम थे, उनकी चलती तो थी नहीं। पर यहाँ पर चीन को मौका मिला था नेपाल में एंट्री लेने का। दरअसल 2009 के बाद जब तक पीएम मनमोहन सिंह रहे, कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने नेपाल में विजिट करना, यात्रा करना बिल्कुल भी सही नहीं समझा। इन्होंने यात्रा नहीं किया। नहीं तो अभी तक नेपाल की परंपरा थी कि नेपाल में जब भी कोई प्रधानमंत्री चुना जाता तो उसकी पहली विदेश यात्रा भारत होती। भारत में वो मुलाकात करते और उसके बाद बाकी हिस्सों में जाते। लेकिन ये परंपरा टूट गई और इस परंपरा को टूटने में मनमोहन सिंह की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। 2009 में एमआलए नेता माधव कुमार नेपाल बने प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने पहली यात्रा भारत नहीं की बल्कि चीन की और उसके बाद तो ये सिलसिला ही शुरू हो गया। पर पिछले दिनों जो नेपाल की संसद में हुआ है वो एकदम इतिहास रचने वाला हुआ है और जब से पीएम मोदी की सरकार आई 5 बार नेपाल विजिट कर चुके हैं पीएम मोदी। ये देखने को मिला कि किस तरीके से रातों रात नेपाल में इतिहास बदल गया और नेपाली संसद में प्रचंड को प्रचंड बहुमत मिल गया, विपक्ष से भी और पक्ष से भी। अब प्रचंड के लिए ये तय करना है कि वो किसके साथ जाएंगे। इस चुनाव से पहले भी प्रचंड भारत की यात्रा पर आए थे और एक बार फिर पीएम चुने जाने के बाद भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। पिछली बार जब नेपाल के ये सांसद थे तब यहाँ पर इन्होंने मुलाकात की थी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से, एनएसए अजीत डोभाल से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। हालांकि नेपाली कांग्रेस को बड़ा नाटकीय ढंग से छोड़कर इन्होंने केपी शर्मा ओली से हाथ मिला लिया था, पर अब अभी भी देखना बाकी है कि ये किसके साथ जाते हैं। वैसे माना यह जाता है कि प्रचंड चीन और भारत दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलेंगे, पर अब देखना होगा कि आगे नेपाल में क्या क्या परिवर्तन आता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर में देख रहे हैं, ये तस्वीर में भारत का आर्चर ड्रोन दिख रहा है। लेकिन इस आर्चर ड्रोन से कहीं ज्यादा इसमें जो मिसाइल लगी हुई है, इस मिसाइल को लेकर चर्चा हो रही है और ये कहीं न कहीं पाकिस्तान चीन के लिए सिरदर्द तो बन ही रहा है, पर सबसे ज्यादा टेंशन दे रहा है तुर्की को। हाल के दिनों में तुर्की और तुर्की के ड्रोन ने बहुत ज्यादा नाम कमाया दुनिया में, चाहे वो अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध ही क्यों ना हो, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तुर्की के ड्रोन ने। और तुर्की के बख्तियार ड्रोन ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, दुनिया भर में इस ड्रोन को लेकर चर्चा भी शुरू होने लगी और दुनिया के कई देश बख्तियार ड्रोन की मांग भी करने लगे। बात भी बिल्कुल साफ थी, कहाँ रूस ने अपने हाथियों को उतारा था, टैंक को उतारा था और ये टैंक यूक्रेन के छक्के छुड़ाने वाले थे, पर यूक्रेन ने बख्तियार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और इस ड्रोन के इस्तेमाल ने सब कुछ बदल दिया। इन बड़े बड़े हाथियों को कम खर्च में इन ड्रोनों ने मार गिराया। कहा जाता है कि यूक्रेन की सड़कों पर रूसी टैंकों की लाश बिछ गई सिर्फ और सिर्फ ड्रोन की मदद से। जिस तरीके से बख्तियार ड्रोन ने काम किया, ये बेहद आश्चर्य करने वाला था।
अब जहां दुनिया भर के देश ये तो समझ चुके हैं कि आने वाले युद्ध में ड्रोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो प्रश्न ये उठता है कि किसके पास ज्यादा ताकत है। भारत अपने स्वदेशी ड्रोन हथियारों को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक हो रहा है और भारत भी ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर कल को युद्ध होता है, वो चाहे चाइना के साथ युद्ध हो या फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, दोनों ही केस में तुर्की इन ड्रोन की आपूर्ति जरूर करेगा। वैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तुर्की का जो ये बख्तियार ड्रोन बनाती है जो कंपनी, उस कंपनी ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान को दे देंगे TB2 ड्रोन्स, यूक्रेन को दे देंगे, लेकिन हम भारत को नहीं देंगे। तुर्की सीईओ ने ये ऐलान किया था और भारत को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब उल्टा तुर्की के लिए ये टेंशन वाली बात बन गई है। आपको बता दें, भारत अब किसी भी विदेशी ड्रोन में बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहा है। विदेशी ड्रोन हथियारों का कोई अगर ऑर्डर दे रहा है भारत या फिर देने वाला है, तो वो सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि हमारा अपना तैयार नहीं हो जाता है। भारत का टारगेट सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में ड्रोन हथियारों में एक दिग्गज देश बनना है और भारत उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब भारत का ड्रोन हथियार एक एक करके सामने आ रहा है। तुर्की के TB2 बख्तियार ड्रोन्स को एक करारा जवाब दिया है भारत के आर्चर ड्रोन ने, जहां एक तरफ रक्षा मंत्रालय ने ये जो आर्चर ड्रोन देख रहे हैं ना, इसको एडवांस बनाने के लिए मंजूरी दे दी है और वो भी बहुत तेज गति से। इस आर्चर को, जो कि पहला ड्रोन था, रुस्तम 1 भी कहा जाता है। इसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ अलग से मिसाइलें बनाई थी। खास तौर पर इसके लिए मिसाइलें बनाई गई और इन मिसाइलों का पहले तो टारगेट ये था कि ये हवा से जमीन पे वार करेंगी, यानी कि ड्रोन से जैसे टैंक पर हमला करना हुआ या मिलिट्री बेस पर हमला करना हुआ, बंकर पर हमला करना हुआ, ये सारा काम ये ड्रोन करेंगे। लेकिन यहीं तक अब मामला नहीं रुका है, बल्कि आर्चर ड्रोन को और भी ज्यादा मॉडिफाई करके अब इसमें इस तरह की मिसाइलें लगाई जा रही है जो हवा से हवा में मार करे। जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हवा से हवा में मार करने के लिए अगर इन्हें जरूरत हो तो सामने वाले ड्रोन या फाइटर जेट पर ये सीधे सीधे निशाना लगा सके, फाइटर जेट को भी उड़ा सके। और ये काबिलियत रुस्तम 1 की बहुत कुछ बदल देगा और TB2 ड्रोन से इसे एडवांस बना देगा। तुर्की के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि भारत इसे एक बार बनाने के बाद दुनिया भर में सप्लाई भी करेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।